Yes, good morning, students. यस, तो आज हमने करना है सरफेस टेंशन। चैट में मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है सर हाँ जी बेटा। सर वो डीसी पांडे के क्वेश्चंस तो कर लिए थे, डाउट भी थे, पर वो मेरी बुक ना वो और दूसरे घर में रहेगी, तो कल डिस्कस कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ओके सर। अब मैं सरफेस टेंशन करा देता हूँ, आज आपको खत्म करें कहानी इसकी फ्लूइड्स को। एक सेकंड।
समझते हो लिखो, कुछ बात नहीं भी समझ आएगी तो मैं यहाँ पे हूँ, अभी सिर्फ सेट कर रहे हैं उसको, है कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अरे फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली बात बाद में करते हैं। लिक्विड के सरफेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जहाँ एयर है ये वाला फ्री सरफेस है। ड्रॉप है, बाहर कौन है, एयर, तो ये वाला सरफेस उसका फ्री है। अगर ये बबल है, मैंने डबल लेयर क्यों बनाई है, आफ्टर उसकी कुछ तो थिकनेस होती होगी बबल की, है ना? तो बेसिकली लिक्विड फिल्म रहती है, इसके अंदर भी एयर है, इसके बाहर भी एयर है, तो इट हैज ए ड्रॉप हैज वन फ्री सरफेस। लिक्विड कंटेनर में पड़ा है, उसके पास भी वन फ्री सरफेस है, बबल के पास से टू फ्री सरफेस है, ये वाला अलग से है। तो लिक्विड फिल्म, बबल हैज टू फ्री सरफेसेस। सोप फिल्म, हमने कोई वो रिंग सा लेके होता ना ब्लो करने वाला, तो यहाँ सोप फिल्म बना दी, तो सोप फिल्म ऐसे बनी हुई हवा में बाहर निकालेंगे, उसके दोनों तरफ एयर होगी, एक तरफ, पीछे से मैं शो नहीं कर पा रहा, हैज अगेन टू फ्री सरफेसेस। और कौन बचा, ये लिक्विड, दिस इज बबल, bubble in liquid has how many, one free surface, सिर्फ एक ही है, यहाँ उसके एयर है, लेकिन यहाँ कौन है, लिक्विड। क्या, तो अब ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाली क्या सिचुएशन है, सर ये लिक्विड फिल्म के कैसे दो हैं? ये लिक्विड फिल्म नहीं, बबल है, बबल बेसिकली, लिक्विड फिल्म बाहर ये बना है, बबल है, जो बबल बबल होगा एयर का बना हुआ, उसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, ये वाला सरफेस, ये मैंने लिक्विड फिल्म बोली थी कि जो बबल की मोटाई होगी ना, मैंने कोई बोलो शीत बेटा, अभी भी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। एक इसके अंदर से, एक उसके बाहर से, राइट? ओके सर। अब आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, और ये भी यहाँ पे। अब ना एक सरफेस टेंशन और मेम्ब्रेन का आइडिया लेने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो हम रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारे मतलब हम सामने बैठे हैं क्लासरूम में, तो
अगर आप ऐसे देखो तो आयरन की नीडल है वो पानी में डूब जानी चाहिए, और डूब जाती है नॉर्मली, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आयरन इज मच ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम बड़े ध्यान से ना एक एक्सपेरिमेंट करें कि अपना ये वाटर का सरफेस है और मेरे हाथ में कोई नीडल है ये छोटी सी, तो नीडल अगर पकड़ के ना मेरे को देखते रहो, अगर तो मैं उसको ऐसे रख देता हूं उसके ऊपर, राइट, तो इट जस्ट सिंक्स, नीचे चली जाती है। अब लेकिन आपने मेरी तरफ देखते रहना है, ये नीडल ली मैंने ये, और उसको ना बड़े प्यार से सरफेस के ऊपर रख रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं कि अगर जैसे कोई चीज ना डैमेज हो जाएगी तो। और ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और नीडल को यहां रखा, और व्हाट हैपेंस, और वो डूबी नहीं और अंदर भी नहीं गई, एक्चुअली यहाँ पे डिप्रेशन सा पैदा हो गया। तो ये डायग्राम बढ़िया नहीं है, मैं और डायग्राम बनाने लगा हूं। 3D में डायग्राम बनाना उतना टाइम नहीं लगाएंगे हम, साइड व्यू बता रहा हूं, और आपने मानना हमने देखा इसको, अगर देखा तो क्या होगा। ये चीज तो देखनी, लेकिन ये सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वॉट मतलब वॉल्यूम इनसाइड रहा गया ही नहीं, हम कहते हैं ना वॉल्यूम इनसाइड, नीडल पानी के अंदर नहीं गई, पानी के सरफेस के ऊपर ही है। तो ये एक ऐसा नजारा है बच्चों, मेरे साथ आना, कि आप एक इमेजिन करो कि हमारे मेरे पास एक थिन शीट है, बड़ी पतली सी ये, और उसे मैंने खींच रखा है, इतना ही खींचा हुआ फटे ना हो लेकिन खींची हुई है, राइट। अगर वो मेरे पास शीट है तो मैं उसके ऊपर कोई नीडल रखूं, अच्छा होगा क्या, नीडल अगर मैं ऐसे उसके पियर्स कर दूं ना तो फट जाएगी वो, लेकिन मैंने ऐसे रखूं नीडल, और ये शीट खींची हुई है और उसके ऊपर नीडल रखूं, व्हाट विल हैपन, वो शीट थोड़ी सी डिप्रेस हो जाएगी इस तरह से, राइट, देयर विल बी डिप्रेशन। तो दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर, हमें यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि इसका जो सरफेस है ना एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, कि अगर मेम्ब्रेन होती ना, शीट होती, तो शीट के ऊपर जो हम करते और वो डिप्रेशन में आ जाती, तो इट इज बिहेविंग लाइक दिस। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा आगे स्टडी करना है। सरफेस टेंशन, तो वो लाइन पूरी करो, दैट इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एंड आपने इसको क्या पूरी फीलिंग लेने के लिए क्यों टाइम लगा रहा हूं यहाँ पे मैं, आपने देखना, आपने देखा है सामने सामने पड़ी है वो बकेट, और बकेट में पानी ऐसे ऐसे हुआ दिख रहा है। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या चीज है ये भी समझाता हूं आपको मैं। लॉज ऑफ मोशन में मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरह समझा दूं कि ये है एक इलस्ट्रेशन फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। इसका आंसर देना मुझे ना सारे बच्चे, और लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, तो अपना अपना आंसर देना और चैट में लिखना बच्चों, ठीक है, ट्राई टू यूज चैट। तो ये स्ट्रिंग है भाई, और यहां से F4 से खींचा हुआ इसको, और इधर से भी किसी ने F4 से खींचा हुआ है, तो टेंस होगा। तो तीनों बच्चे अपना अपना आंसर लिख रहे हैं चैट में। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट, टी यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, हम लॉज ऑफ मोशन में आ गए। तो व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट, थ्री ऑप्शंस, दैट इज F, 2F, 0, none of the above. I'm waiting for the answer, right?
आर यू राइटिंग द आंसर? देखो मेरे पास टाइम कम है. गुड. इट इज एफ एक्चुअली. ये कुछ नहीं बताया तो हम क्या करते हैं, इसको इमेजिनरी ब्रेक कर देते हैं. एक्चुअली किसी पॉइंट पे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. बेसिकली व्हाट इज टेंशन? अगर स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रहा तो स्ट्रिंग का क्या ब्रेक नहीं हो रहे? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक नहीं हो रही हमसे बेसिकली. तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम टेंशन बोल देते हैं. हम कहते हैं इसको पार्ट 1 कह दो, इसको पार्ट 2 कह दो. तो दिस इज बीइंग पुल्ड बाय दिस एंड दिस इज बीइंग पुल्ड बाय दिस. ये आपस की फोर्सेस है. इमेजिनरी ब्रेक का मतलब वहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे. तो मैं इसको अगर देखूं इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, तो टेंशन इज इक्वल टू एफ. दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बता रहे हैं. अब हमने सरफेस टेंशन को जो मेजर करना है वो कैसे मेजर करना है? तो आंसर इज एफ, राइट. अब ना ये फ्री सरफेस लिया किसी भी लिक्विड का और इसे महसूस करो ये स्ट्रेस्ड है सरफेस, राइट. तो इस स्ट्रेस सरफेस पे हमने ना एक लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन अपनी तरफ से. अगर ये लाइन बनाई तो और इसको दो हिस्सों में, तो शीट अगर स्ट्रेच्ड है वो चारों तरफ खिंची हुई है, चारों तरफ. तो इमेजिनरी लाइन बना के इसको दो हिस्सों में बांटा. ये लाइन एक ही है. मैं अगर बात करूं इसे पार्ट 1 बोल दूं, इसे पार्ट 2 कह दूं. व्हाट कैन आई से कि पार्ट 2 पार्ट 1 को ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा और इस लाइन की कोई ना कोई लेंथ भी होगी. एफ है फोर्स, टोटल फोर्स परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ लेंथ एल. आप देख रहे हैं जितना बड़ा सरफेस होता है उतनी लेंथ भी ज्यादा होती. ये है कौन है? बेसिकली मॉलिक्यूल्स. मैंने एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बनाई, बताऊं. एग्जैक्ट मेरी फेवरेट पिक्चर ये है कि दो हिस्सों में बांट देता हूं इमेजिनरी. इसको 1 और इसको 2. हम कह सकते हैं 2 1 को फोर्स लगा रहे हैं ऐसे और 1 2 को लगा रहे हैं इसी को इस तरह से. तो दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं. जितनी लाइन लंबी होगी उतने मॉलिक्यूल्स से ज्यादा मिलेंगे आपस में. तो नेचुरली फोर्स इज इक्वल टू टी इनटू एल. तो यहां जो टी है ना, कई बुक्स में एस इनटू एल लिखा होता है, कई बुक्स में सिग्मा इनटू एल लिखा होता है, राइट. तो डिपेंड करता है उसने कौन सा कांस्टेंट ले, लेकिन कांस्टेंट है. तो टी अगर मैं यहां ले रहा हूं तो टी यहां पे सबसे बड़ी बात है, टी टेंशन नहीं है, ये एक कांस्टेंट है. फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे हम कह देते हैं सरफेस टेंशन, राइट. लेकिन इसके यूनिट्स टेंशन वाले नहीं है. ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर. वैल्यू ऑफ टी किस पे डिपेंड करेगी बोलो? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड. कैसा लिक्विड है वो, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है, कम है ज्यादा है. T will be the given thing. अब एक एग्जांपल है. This is one of the method of measuring the surface tension. क्या करते हैं, एक लिक्विड के सरफेस पे ना एक डिस्क ऐसे रखी कि उसे डूबने नहीं दिया, लेकिन सरफेस पे टच कर रखी है और इसको थ्रेड्स वगैरह लगा के फोर्स लगाना चाहते हैं. एक तो उठाने के लिए इसको इसका वेट से ही होगा, लेकिन देखा गया वेट के अलावा ना हमें फालतू फोर्स लगानी पड़ती है. और इफ वी डू वेरी, इसको एक बैलेंस के थ्रू भी कर देते हैं. यहाँ बैलेंस लगा के ना
ये भी क्वेश्चन आते हैं, एडिशनल वेट्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो बैलेंस वाली बात बाद में कर लेंगे। तो अगर F एडिशनल फोर्स है देन व्हाट, देन वेट के अलावा जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो ढूंढनी है हमें। तो इसका ना अपने मेरे साथ अप्रोक्सीमेशन है कि ये प्रोफाइल चेक करेगा, इसको ना एकदम से झटके से ना खींचे, धीरे धीरे खींचे, और पानी ने या लिक्विड ने साइड से जकड़ लिया इसको, साइड से लेंथों पे पकड़ लिया हुआ है। व्हाट हैपेंस, इट गोज लाइक दिस, ओवर है। अच्छा दूसरी बात और जो एक यहां नोट करो, सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन acts what, पैरेलल टू सरफेस। जो इमेजिनरी लाइन बनाई है उसके परपेंडिकुलर लेकिन पैरेलल टू सरफेस है। व्हाट हैपेंस, ऐसा प्रोफाइल होने से ना यहां से ये लिक्विड ने पकड़ रखा है इसको चारों तरफ से, तो वो नीचे को फोर्स लगा रहा है, और टोटल अगर r इसका रेडियस है तो जो नीचे को फोर्स लग रही है फालतू की वो होगी T इंटू L, and F is equal to T into 2 pi r, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स ने इस लेंथ के अलोंग पकड़ रखा है, जो साइडों की लेंथ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें उसको उठाने के लिए उतनी फोर्स लगानी पड़ रही है, तो आंसर आता है T into 2 pi r, दैट इज द स्टोरी। अगर ये स्क्वायर डिस्क होती तो वो वाली लेंथ आ जाती, कैसी बनी, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो उस केस में मैं ड्राइंग नहीं बना रहा पूरी यहाँ पे। तो टोटल फोर्स जो आती T इंटू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये टोटल लेंथ से जुड़ी होती है इसके साथ। ये अभी तक मैंने लिखा क्यों नहीं कि डिस्क थी, अगर रिंग हुआ रिंग को ना बाहर से तो पानी ने जकड़ना ही है, अंदर से भी, एक बाहर से खींच रहे हैं, मैं ड्राइंग इज नॉट परफेक्ट हियर। तो जो रिंग है तो रिंग के बाहर भी मॉलिक्यूल्स है पानी के और अंदर की तरफ भी है, इसके अंदर यहां कुछ नहीं था, इसके अंदर भी है। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव लेंथ है, एक लेंथ बाहर से घिरी पड़ी है, एक लेंथ अंदर से घिरी पड़ी है। तो अगर r इसका रेडियस है तो फोर्स विल बी इक्वल टू T इंटू 2 पाई r, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अगर एनुलर रिंग है, एनुलर रिंग का मतलब एक रेडियस यहां पे सिर्फ ये, और अंदर वाला रेडियस मान लो r1 है और बाहर वाला रेडियस r2 है, उस केस में फोर्स कितनी आ जाती है बताओगे आप, T इंटू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। दिस इज द रिगार्डिंग सरफेस टेंशन के फोर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात करने जा रहे हैं सरफेस एनर्जी। of free surface of a liquid is elastic, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाता हूं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored per unit area of surface film। It is also called surface energy is work done per unit free surface area। मैंने ये जो भी लिखा है आपने इसको समझने की कोशिश ना करो, अगर आपको ऑलरेडी आता है। ISS रीड बोलो बोलो बेटा, कम ऑन।
सर ये जो फर्स्ट केस है, ये वाला, हाँ जी सर, ये डिस्क का केस है। हाँ ये डिस्क लिखा मैंने ना, भूल गया मैं यहाँ लिखा। सर ये 2πr क्यों आया, ये नहीं समझ आया। ठीक है, रीजन है लेंथ की बात है बेटा, कि जो मैंने यहाँ बताई ना, जो सरफेस टेंशन है ना, जो बिल्कुल पहले बोल दिया, कोई बात नहीं है, ये जिस लाइन पे फोर्स लग रही होती है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके। तो हमें जो फोर्स लेनी होती है वो T इंटू एल लेनी होती है, जितनी लाइन पे जुड़े हुए हैं वो। अब मैं इसको डिस्क में बड़ा कर देता हूं, तो डिस्क अंदर से तो बंद है, तो इसको इमेजिन कर, ये मॉलिक्यूल्स किसके मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्होंने जिन्होंने इसको खींच रखा है। तो 3D में जाके देखे ना, कि पीछे इसके घूम के देखे कितनी लेंथ पे उन्होंने पकड़ रखा है इसको, लिक्विड ने। वो जो लेंथ आ रही है वो कितनी है, 2πr, दैट इज द रीजन। डिस्क तो बंद होती है तो सारा जो नीचे वाला एरिया है वो सब पे ही होएगा। वो फ्री सरफेस नहीं है नीचे वाला बेटा, वो फ्री नहीं है। अच्छा फ्री, फ्री हाँ वाला फ्री सरफेस, ठीक है ठीक है। ये, शाबाश, मैं वेट कर रहा था, ये फ्री है ना क्या, ये प्रॉपर्टी फ्री सरफेस की है। ठीक है सर। तो लेंथ के साथ अटैच है, जो यहाँ पे अभी तक इसको ऐसे खींच रहा था, ये ऐसे खींच रहा होगा चारों तरफ। अगर मैं रख दूं ना, ये देखो, मान लो ये कोई फ्री सरफेस है ये, और यहाँ डिस्क रख दूं ऐसे, तो इसको चारों तरफ से पानी ऐसे खींच रहा होगा अभी, लेंथ पे छिड़ रहा है। लेकिन अब हमने इसको ऊपर उठाना शुरू किया, झटका नहीं दिया, तो ऊपर उठाना शुरू किया तो पानी ने जकड़ रखा है इसको चारों तरफ से ऐसे, लेंथ से। तो उसकी फोर्स जो बन रही है T इंटू एल, इसीलिए T इंटू एल बनी। यहाँ T इंटू टोटल लेंथ कितनी बन गई, ये वाली। और यहाँ पे क्योंकि रिंग था, रिंग के अब देखो बाहर, रिंग पतला वाला ले लो बिल्कुल, तो बाहर भी 2πr और अंदर भी 2πr। इस केस में बाहर से पकड़ रखा है और अंदर से पकड़ रखा है, अंदर वाले मॉलिक्यूल अलग है और बाहर वाले मॉलिक्यूल अलग है, तो टोटल लेंथ लेनी है, दैट्स व्हाई देयर इज आंसर। अब व्हाट इज दिस जो मैं अब बोल रहा हूं, थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन बेसिकली इसके अंदर आएगी। आज बच्चों क्लास 10 बजे तक ही है, मुझे थोड़ा काम है, ये 2 दिन होंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये ध्यान सुनिए, डेफिनेशन है, एक रेंज, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, उसके अंदर किसी एक मॉलिक्यूल को समझो, ये मॉलिक्यूल है भाई मान लो, राइट। तो ये मॉलिक्यूल के आसपास ना इसकी एक लिमिट, यहाँ और मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो ये मॉलिक्यूल का एक डिस्टेंस तक इंपैक्ट पड़ सकता है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज, द डिस्टेंस अप टू व्हिच इट कैन एक्सर्ट द फोर्स और कैन एक्सपीरियंस द फोर्स बाय अदर मॉलिक्यूल्स। तो इस डिस्टेंस को हमने रेंज बोल दिया। मैंने बोल दिया, लिखवाने का टाइम नहीं है ना। रेंज इज व्हाट, द डिस्टेंस अप टू व्हिच it can experience a force due to other molecules or exert the force on other molecules। तो अगर मैं उसके आसपास एक रेंज का स्फीयर बना दूं, तो उसका नाम क्या रख दिया हमने, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कि इतने स्फीयर तक वो उसका असर है और उस पर असर पड़ सकता है। तो अगर इस मॉलिक्यूल के देखा जाए, ये रेस्ट पे है, ओवरऑल इसकी फोर्सेस जो हैं ऐसी लग रही है चारों तरफ इस मॉलिक्यूल को, बाकी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं और भी ऐसे खींच रहे हैं जगह जगह पे, राइट। तो जो तो वेल इनसाइड मॉलिक्यूल है, इट इज हैप्पी। अब बात करने वाली सरफेस वालों को क्या प्रॉब्लम है, क्या पंगा कर रहे हैं। कहता जो सरफेस से और यहां पे आर डिस्टेंस पे देखें, इस रीजन को देखें इधर,
रेंज वाले रीजन में, तो जो तो यहाँ अंदर मॉलिक्यूल है वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मॉलिक्यूल ऐसे हैं लाइक दिस, इसकी भी कोई बात नहीं है, राइट। लेकिन जिसका सेंटर यहां आता हुआ कोई मॉलिक्यूल यहां हुआ अगर, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बनेगा? ये मॉलिक्यूल 1 था, मॉलिक्यूल को देखना आपने, मॉलिक्यूल 2 और ये मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 3 का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे बनेगा, बाहर को आ जाएगा थोड़ा सा। अब होगा क्या, मॉलिक्यूल 3 को ये फोर्सेस लग रही हैं, तो देख के बताओ व्हाट इज हैपनिंग, इसके फोर्स बैलेंस थी, इसको बैलेंस है या नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी इस पे क्या लगने वाली है बोलो? नेट डाउनवर्ड फोर्स। और तो और अगर यहां कोई मॉलिक्यूल हुआ बिल्कुल सरफेस के ऊपर, ये राइट, ये 4 मॉलिक्यूल, तो इसका तो बन जाना ऐसे सिस्टम, ऐसा बनने से व्हाट हैपेंड, ये हो गया, तो इसको नेट फोर्स किधर को लग रही है? डाउनवर्ड, इसको भी नेट फोर्स डाउनवर्ड। इसका मतलब बच्चों ध्यान दो, आर थिकनेस, टॉप पे जो आर थिकनेस का रीजन है ना, इसको हम बोल देते हैं सरफेस फिल्म। और ये सरफेस फिल्म में रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना, और ये वाले, इन पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन दे आर एक्सपीरियंसिंग नेट डाउनवर्ड फोर्स, राइट। तो इसको समझाने के तरीके दो हैं, अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो टॉप पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने चाहिए। एक चीज और आओ, इधर आओ, अगर कोई फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही हो ना, उसके अगेंस्ट किसी मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाना हो एच हाइट तक, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है कितने अमाउंट से? तो जब भी कोई फोर्स लग रही हो उसके अगेंस्ट हम काम करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, सेम इन केस ऑफ स्प्रिंग। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशन की बात नहीं करनी है आपने, हम यहां सरफेस की बात कर रहे हैं, यहां पे अगर कोई मॉलिक्यूल है यहां गया अगर, क्योंकि यहां जाते इसको कौन सी फोर्स लगनी शुरू हो जाए? डाउनवर्ड, राइट। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को यहां जाते जाते इसके पास कोई ना कोई एडिशनल एनर्जी आएगी, हमें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। या दूसरी तरफ कह सकते हैं कि इसके पास अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी है। दूसरी बात दोबारा बोल रहा हूँ कि जिस तरह ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कोई चला है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो ग्रेविटेशन की बात ना करें, सरफेस फिल्म की फोर्स है, कोई मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। इसका मतलब यहां रहने वाले मॉलिक्यूल्स और यहां रहने वाले मॉलिक्यूल्स में फर्क है, दे हैव व्हाट? एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। और व्हाट इज द सीन? सिस्टम कौन से इक्विलिब्रियम में होते हैं कि अगर सिस्टम को किसी इक्विलिब्रियम में जाना है तो मिनिमम एनर्जी की तरफ जाते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। ये सुना होगा ना आपने, द सिस्टम itself moves in a direction in which the energy decreases। तो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, तो ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं, एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए? मिनिमम। अब लेकिन सरफेस बनाना तो है ना, मिनिमम तो हुआ, सरफेस बनाना तो है मॉलिक्यूल्स का। तो अब ध्यान से देखना, मैं सरफेस ड्रॉ करने जा रहा हूं टॉप से, ये किसी बुक्स में एक्सप्लेन नहीं है बातें, जितनी मैंने पढ़ी है। ये टॉप से सरफेस बना, अगर तो मॉलिक्यूल्स का सरफेस बना होगा बच्चों, ये देखो, और इनके बीच में अगर नॉर्मल डिस्टेंस है r0, ये ध्यान देना, तो दे आर हैप्पी। लेकिन इधर आओ, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में r0 डिस्टेंस हो जिनमें बॉन्ड है, उनको थोड़ा सा खींच दिया जाए ना, उनका डिस्टेंस r से थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है। जिनको अब डिपेंड करता है कि मैंने आपको शुरू से नहीं पढ़ाया, कि ये आपको पता चला कि अगर वो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें नॉर्मल
पढ़े हैं, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करूं तो हाइड्रोजन की नॉर्मल बॉन्ड लेंथ कितनी है, आर नॉट, राइट। आर नॉट इसकी बॉन्ड लेंथ है, तो ये इससे नजदीक भी नहीं जाते, नजदीक जाने से क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस आपस में रिपेल कर देंगे। ये अगर ज्यादा दूर लेके जाए, हम ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, अगर थोड़ा सा खींचेंगे तो दे विल, यानी बॉन्ड ऐसे काम करते हैं स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग बॉल मॉडल आपने सुना होगा, तो बॉन्ड स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। व्हाट हैपेंस हियर, ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, अगर मिनिमम का चक्कर ना होता तो ये इनका आपस में डिस्टेंस नॉर्मल होता, राइट। लेकिन अब मिनिमम है तो उनका डिस्टेंस नॉर्मल से ज्यादा है, और नॉर्मल का ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में खींचातानी है। तो सिर्फ यही नहीं, ये भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं आपस में। तो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स अगर वो मिनिमम का चक्कर ना होता, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स जितने होने चाहिए उतने रहे नहीं, क्योंकि वहां पे एनर्जी मिनिमाइज करनी है, ज्यादातर नीचे बैठे हुए हैं, तो उनका जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो टेंस रहते हैं, खिंचे रहते हैं, तो वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। तो दैट इज द स्टोरी, आप जहां भी पढ़ोगे तो इसके बारे में। अब देखो, नाउ व्हाट वी से, ये सरफेस फिल्म है, और सरफेस फिल्म का कोई ना कोई एरिया भी होगा, और फ्री सरफेस का एरिया, देन वी डिफाइन द सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी डिफाइंड एज वर्क डन upon free surface form, area form, work done upon area of free surface form। वर्क डन में पूरा मैं लिखा नहीं, वर्क डन इन फॉर्मिंग द न्यू एरिया। इन फॉर्मिंग न्यू सरफेस, तो इसको हम एस से बोल देते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। एक्नॉलेज करो इसको कि सरफेस एनर्जी भी जो है वो भी एनर्जी नहीं है, नाम रखा है सरफेस एनर्जी, वो है वर्क डन पर यूनिट एरिया, इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर। ये भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। आप कुछ सोचो कि अगर मरकरी का सरफेस होगा वो कुछ और तरह का होगा, वाटर के लिए कुछ और कहानियां होगी, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ और होंगी। तो अभी तक हमने लिक्विड्स की दो प्रॉपर्टी, फ्री सरफेस की दो प्रॉपर्टीज देखी हैं, कि फ्री सरफेस पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो उनकी आपस में खींचातानी चेक करें, वो खींचातानी चेक होती है फोर्स अपॉन लेंथ से, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक हम ये देखें कि फ्री सरफेस हमने नया बनाया समहाउ, मान लीजिए कैसे किया वो डोंट वरी, और वो हमने कैलकुलेट किया भी कितना वर्क डन करना पड़ा, वो भी माप लिया और एरिया भी माप लिया, तो एक नई क्वांटिटी आई सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, लेकिन मैथमेटिकली हम देखेंगे दैट इज न्यूमेरिकल वाइज दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो वो हम एक एग्जांपल के थ्रू करने जा रहे हैं। और प्रूव करते करते छोटे मोटे क्वेश्चन हो जाने हैं। ये एक वायर फ्रेम है और ये एक स्लाइडिंग वायर है, राइट। और इसको हमने पता है क्या, सोप सॉल्यूशन में डाल के डुबोया और बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने से आप इमेजिन करो ये क्या बन गई, फिर एक सोप फिल्म
और फिल्म का आपको पता है कितने फ्री सरफेस होते हैं दोनों तरफ से। अब ये फिल्म देखो ना, इतनी मोटी फिल्म है, अगर फ्री हुई, इसके इधर भी एयर हुई, इधर भी एयर हुई, तो डबल स्ट्रेचिंग हो जानी है। तो फिल्म के दो सरफेस होते हैं, यहाँ पे बाद में देखते हैं। अगर ये मैं इसको, इसकी लेंथ L लेता हूं, तो पहले तो मैं यहाँ पे एफबीडी बनाने जा रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम को फिल्म ऐसे खींच रही है बच्चों, लॉज ऑफ मोशन, देख रहे हो? तो फ्रेम को फिल्म अपनी तरफ खींच रही है। दूसरी तरफ अगर अकेली फिल्म को देखूं, एफबीडी ऑफ फिल्म, इसको फ्रेम ने पकड़ रखा है, ये देखना आपने, फिल्म से पूछो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस लाइन की बात करें, अगर ये जो स्लाइडिंग वायर है ना, स्लाइडिंग वायर, इसकी बात करें, इसको इधर फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है, एफ। ये फोर्स कितनी लग रही है, दैट इज टी इंटू 2L। प्लस वन के बच्चे हो तो थोड़ा टाइम लगाता हूं मैं, पहले उनसे पूछता हूं, फिर वो टी इंटू एल बोलते हैं, फिर मैं उन्हें बताता हूं नहीं यार टी इंटू 2L है, वो कहते हैं क्यों सर, फिर मैं उन्हें बताता हूं ये फ्री सरफेस है, एक इधर से फ्री सरफेस है और एक उसके पीछे से। तो लेंथ अगर जो, अब लेंथ जकड़ी है ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स अलग से हैं इसको खींचने वाले, और इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स अलग हैं, इसके बाद टोटल लेंथ जो लेनी है और 2L लेनी है। तो दैट इज द रीजन। अब ना हम इसे बोले कि अगर हम इसको, फिल्म को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहें, तो हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी, और कितने अमाउंट से लेके जाना चाहें, x से। तो जो न्यू एरिया फाउंड हुआ है वो L इंटू एक्स हुआ है, लेकिन नहीं, तो फिर न्यू कौन सा वाला, फ्री सरफेस। देखने में एरिया जो है वो L इंटू एक्स पैदा हुआ है, लेकिन फ्री सरफेस कितना पैदा हुआ है, 2L इंटू एक्स। मैं पूछूं मैंने वर्क डन कितना किया है, वर्क डन इज F इंटू एक्स। तो मैं अब यहां पे आ रहा हूं चीजें यानी कि हमने थोड़ा खींच दिया इसको, वर्क डन is F into x, T into 2L into x. What is area formed? This is 2 into L into x. What is surface energy? एक तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, एक हम ये ड्राइव कर रहे हैं, स्लो कर रहा हूं अपने आप को। SST, तो ये भी बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जो आपसे पूछ रहा हूं, क्या सरफेस टेंशन ये T और सरफेस एनर्जी बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज? नो, फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, बिकॉज उनकी डेफिनेशन डिफरेंट है। उन्हें डिफाइन हमने क्या किया, उसे किया फोर्स पर यूनिट लेंथ T को, और सरफेस एनर्जी को वर्क डन पर यूनिट एरिया या टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया। हाँ, वो जो कांस्टेंट्स बने हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सेम लिक्विड सेम है, वो बात अलग है। तो आप अपने पास लिख रहे हो शॉर्ट में कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बट हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम T is equal to S is equal to डेल्टा W upon डेल्टा A में आमतौर पे इसके साथ यूज कर लेते हैं इसको, कि डेल्टा W is equal to T into डेल्टा A। अगर वर्क डन निकालना हो, सरफेस टेंशन दी हो हमें, हमने कहा ना न्यू एरिया जो बना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल, एक बबल है जिसका एरिया R है और सरफेस टेंशन T है, इसको समहाउ हमने ब्लॉक कर दिया और 2R बना दिया, राइट? व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन हमने क्या कहना है, T इंटू डेल्टा A, और डेल्टा A इज द स्टोरी A2 और A1। ध्यान रहे, जो डेल्टा A लेना है, हमने एरिया लेना है, वो फ्री सरफेस की तरह फॉर्म हुआ है। A2 माइनस A1,
अब नया एरिया कितना फॉर्म हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पुराना एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें गलती है छोटी छोटी, बिकॉज इसके कितने फ्री सरफेस है, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। तो जो भी एरिया लेना है अपने एक सरफेस का 4 पाई इंटू 2 आर का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। दैट्स अ क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सिंपल वालों में। 2 3 4 चुके 16 गुना 32 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर 24 पाई आर स्क्वायर। ओ साथ में क्या है, ये तो एरिया है ना। व्हाट इज द वर्क डन, तो जैसे शीत ने पूछ लिया आप भी पूछ सकते हो बच्चों, दोबारा पूछ सकते हो। मैं मीडियम सी स्पीड रखी है, टॉपिक लंबा नहीं वाला, तो जहां पे मतलब कोशिश कर रहा हूँ क्रैश कोर्स वाली स्पीड है हल्की सी, लेकिन आप बीच में कभी भी टोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं रुक जाता हूँ। वर्क डन। सर हाँ जी सर ये जो हमने लिखा है S इज इक्वल टू चेंज इन W अपॉन चेंज इन A, सर ये चेंज इन W की डेफिनेशन क्या है? ना ना वर्क डन ना। सर हमें तो कराया था सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू एरिया। क्या अब तुम्हें क्या करवाया था, क्या तुम्हें याद है? डोंट वरी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सच सच पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ। लगी बात समझ ना? ओके, हाँ जी सर। मिक्स ना करो उन चीजों को, जो आपको पढ़ाया जा रहा है प्योर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो अब दो बातें होती हैं, कुछ वो दो बातें होती हैं कि उन्होंने पढ़ाया तुम्हें पूरा याद नहीं है, कुछ और किसी को गलत भी क्या कहना, इट इज डिफाइंड है। और मैंने पूरा प्रॉपर लॉजिक है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो सरफेस एनर्जी का नाम वर्क डन इन फॉर्मिंग द न्यू सरफेस, तो वर्क डन है ये, और ये एरिया। तो मैं पहले लिख चुका हूं, दोबारा लिख देता हूं, तो शायद तुम नोट नहीं कर पाए। तो वर्क डन इन फॉर्मिंग द न्यू सरफेस, और कितना सरफेस उसका एरिया। तो ये दोबारा उसका वो है। बाकी ये टी क्यों लगा दिया, एस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज हमने प्रूव कर दिया टी और एस दोनों सेम चीजें हैं। तुम उसमें वो कर रही होगी सिंबल में, कई टीचर सिंबल इसका ऐसे ले लेते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ ले लिया, उसने तो वैसे लिख दिया उसको। अब लेकिन ये देखो, मैंने बोला T इज इक्वल टू F अपॉन L, मैंने बोला था ना, और मैंने S को बोल दिया डेल्टा W अपॉन डेल्टा A। अब उधर मैंने प्रूव कर दिया S T इज इक्वल टू S, T को S प्रूव कर दिया, तो इससे कोई F बाय L भी लिख दे, तो डेल्टा W अपॉन डेल्टा A लिखते। तो इसलिए उन्हें छोड़ो अब, या जो भी तुम्हें गलत याद है अब मिक्स नहीं करना। फिर ये एक बात और सुन लो, ड्रॉपर्स को और क्रैश कोर्स वालों को फिर मैं कहता होता हूँ, अगर तो आपको सारा आता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ नया, अगर कुछ कमी है तो पुरानी स्लेट साफ करो, ठीक है। मेरी बात, ये बात समझ, यस और नो बोलना है। हाँ, जिस टॉपिक को बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना है ना, तो स्लेट साफ कर देनी है, फिर वो इंटरफेरेंस होती है, फिर वो आधा हो, फिर वो चक्कर खराब हो जाता है बड़ा, ना इधर के ना उधर के। ओके सर। तो बल्कि प्रॉपर्ली सुनना है, पर रिप्ले नहीं होने देनी पुरानी पिक्चर कोई भी। तो तुम्हें इस चक्कर में क्या थोड़ा सा चक्कर पड़ गया होगा, जब पढ़ रहे हैं तो तुम कुछ अपना सोचना शुरू कर दिया, तो थोड़ी बातें कम समझ आई होंगी, ध्यान देना। तो अगर तुम बोलोगी तो मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा, फास्ट रिप्ले करके देख लेना, रिकॉर्ड हो रही है। तो वर्क डन इन ब्रेकिंग अ लार्ज ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉप्स। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे ड्रॉप बना दिए, आर आर आर, और एंड ड्रॉप बना दिए। तो आप देख सकते हो फ्री एरिया जो है ना वो बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ ये था, अब ड्रॉप खुल गए, उनका एरिया, ये टोटल एरिया जो A2 नया एरिया ना, वो n into 4 pi r square। तो वर्क डन will be equal to T into delta A, T into n into 4 pi r square
माइनस 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। T इंटू 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका 3-4 दो वेरिएंट और बन जाते हैं। वो क्या बनेंगे? कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल एन टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब छोटा। तो यहां से मिला मुझे आर क्यूब इज एन आर क्यूब, या आर इज इक्वल टू एन 1/3 आर, या आर इज इक्वल टू आर अपॉन एन 1/3। इन तीनों को यूज करके इनमें से कोई ना कोई एलिमिनेट कर सकते हैं। छोटे आर को रिप्लेस कर दो तो ये लगाना पड़ेगा, बड़े आर को रिप्लेस करना तो ये लगाना पड़ेगा। वो आप बड़े बच्चे को कर सकते हो, मैं एक कर रहा हूं सिर्फ। फोर पाई टी, यहाँ पे छोटे आर को पुट कर रहा हूँ आर रेस्ट पर आर अपॉन एन रेस्ट आर 1/3। एक स्टेप खा लिया मैंने, एन रेस्ट पर 2/3 आएगा। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। इसमें ना बच्चे एक बात सुनिए ध्यान से, जो टेम्परेचर होता है ना, अगर थर्मल प्रॉपर्टी जितने पता है, दैट इज ड्यू टू द रैंडम एनर्जी, रैंडम वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मोर द वाइब्रेशन, जो थर्मल एनर्जी इज ऑलवेज अ रैंडम एनर्जी। ज्यादा वाइब्रेशंस होगी तो ज्यादा टेम्परेचर बोलते हैं हम। अगर वाइब्रेशन कम हो जाए तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और एक होती है ऑर्डर्ड एनर्जी। ऑर्डर्ड एनर्जी जो है वो टेम्परेचर में कंट्रीब्यूट नहीं करती। अगर कोई बोले ना कि ये ब्लॉक है, ये गैस है, इसके अंदर और गैस के मॉलिक्यूल ऐसे पागलों की तरह भाग रहे हैं इधर उधर, तो VRMS इज 3RT/m, ये इनकी RMS वेलोसिटी है। लेकिन अब बोल दे कि हमने इसको सारे कंटेनर को भगा दिया, m मास का कंटेनर है, उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो कंटेनर भागता जा रहा है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाना, बिकॉज वो एक ऑर्डर्ड एनर्जी है। तो सारे मॉलिक्यूलर से सुपर मॉलिक्यूल्स पे सुपर इम्पोज हुई है। अंदर जो उल्टा सीधा भाग रहे हैं वो बात अलग है। तो ये बात समझ आ रही है आपकी कि एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता, रैंडम एनर्जी हो तो बढ़ता है। जैसे कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाऊं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो लेकिन ऐसा नहीं टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन अगर वाइब्रेशंस कम हो जाए, रैंडमाइज एनर्जी हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी ट्रैप हो जाएगा यहीं पे रैंडमाइजेशन से तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे एनर्जी ट्रैप थी जितनी भी थी, है ना, और मान लो ये ना मॉलिक्यूल समहाउ अपने आप ही ब्रेक हुआ है, किसी रीजन से हल्का सा इसको चोट लगी, ब्रेक हो गया, और इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स ना जो उनके पास रैंडम एनर्जी थी, राइट। तो पहले तो ये बताना आपने जितनी एनर्जी यहाँ ट्रैप थी और बाद में ट्रैप है, एनर्जी ट्रैप इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ये आपने बताने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो सरफेस में ऐसे पोटेंशियल एनर्जी ट्रैप हुई है वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। बिकॉज एरिया इंक्रीज हुआ है, तो एरिया इंक्रीज होने से ट्रैप्ड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हुई है इंक्रीज, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की गिनती बढ़ गई ना। अच्छा एरिया इंक्रीज पता चल रहा है आपको ना, वो तो वैसे दिख जाना यहाँ से, वैसे ही पॉजिटिव नंबर है। तो अब ये कहानी ये है, कहता अगर यहाँ जो ट्रैप्ड एनर्जी है और ये दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पे भी बेटा ट्रैप्ड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, बात को समझना आपने। ट्रैप का मतलब एरिया इंक्रीज हुआ है, वो जो हमने यहाँ नहीं करी थी एनर्जी,
इनके पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन मॉलिक्यूल के पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कोई बात नहीं, तुमने गलत बोला, दोबारा भी सीखो कि, और यहाँ पे एरिया बढ़ने का मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, तो ये एरिया इंक्रीज हुआ है। ये आप समझो बात को कि ये मैं एरिया आपको बता भी, ये एरिया जो करा हमने कहा गया यस, ये एरिया था, ये वाला एरिया था, तो एरिया इंक्रीज हुआ है। एरिया इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, तो ओवरऑल इसके अंदर जो एनर्जी ट्रैप हुई है वो इंक्रीज हुई है। तो आपने समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा याद करोगे तो दोबारा समझ के मेरे से बात कर सकते हो। व्हाट हैज हैपेंड कि यहाँ पे ट्रैप्ड एनर्जी कम थी, ट्रैप्ड एनर्जी ज्यादा होगी। कहां से आई वो ना अपने आसपास के मॉलिक्यूल से ले लेते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स वगैरह से। तो यहाँ पे इनकी वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन वो डिक्रीज होगी। तो व्हाट वी से कि हमारे पास एक ड्रॉप था, ड्रॉप के पास यहाँ एनर्जी कम थी, देखिए टूटा तो है यहाँ एनर्जी बढ़ गई, बड़ी कहीं और से नहीं आई, और आसपास के मॉलिक्यूल से छीन ली उसने, तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन कम हो गई, तो इसलिए इनकी कूलिंग हो जाती है। तो आप कह सकते हो जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी थी दैट वेंट इनटू ब्रेकिंग द ड्रॉप, और ब्रेक करके कहां चली गई, सरफेस में इकट्ठी होगी जाके, और वो एनर्जी टेंपरेचर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। अब वाइस तो अब लिखो इसको जरा, ब्रेकिंग ऑफ ड्रॉप लीड्स टू कूलिंग। And combining of drops to large drop temperature increases। एक क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड वाला लिखो। तो छोटे छोटे ड्रॉप अगर मिलकर बड़ा ड्रॉप बना दिया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहां पे आपने क्या करना है, इस ड्रॉप का कोई ना कोई मास होगा, सी इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। तो यहां पे इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ट्रैप हुई है, इस केस में एनर्जी रिलीज होनी है, और रिलीज होकर रैंडमाइज हो जानी है। अब ट्रैप खत्म हो गई, कम हो गई, तो रैंडमाइज हो जानी है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने mc डेल्टा टी पुट कर देना है। मैं यहां लिख रहा हूं, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू mc थीटा, और ये आएगी 4 पाई r स्क्वायर t, और मैंने शायद वहां से बता दिया, तो n रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1। लेकिन यहाँ छोटे ड्रॉप है तो वही चलने दो, 4 पाई t n r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू mc थीटा। इस केस में समझ आ रही है भी, आप r को पुट कर दो, क्या पहले मैंने कोई गलती नहीं की यहाँ पे, नहीं की, n रेज़ टू पावर 1/3 into r, 4 by t n raised to power 2/3 r square is equal to mc theta। 4 pi t r square n minus n raised to power 2/3 is equal to mc theta। यहाँ पे आपका थर्मल सही होनी चाहिए, C आपने SI में लेना है, राइट। तो जब की बात तब आएगी, अगर आपको भी पता, अच्छी बात है, स्पेसिफिक हीट कैलोरी में नहीं लेनी, जूल में लेनी है, कैलोरी पर किलोग्राम या पर ग्राम नहीं लेनी, अगर यहाँ पे सब कुछ हुआ तो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ये टिपिकल हमने एक तरह का कर दिया है, इसको पढ़ो, कोई बात नहीं है,
अगर आपको लगता है अश्नीत मुझे बता देना, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा। इसमें पूछो कुछ, क्योंकि तुमने अश्नीत गलत आंसर दिया था, इसका डाउट क्लियर कर दूंगा। खुशी, दमन, आपको पूछना है इसमें। अश्नीत यस सर, हो गया क्लियर। वो क्लियर पक्का ना? वो टेम्परेचर वो हाँ कई बार दूसरे अरे सब बोलता हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन मैं 2-3 करवा दिए बीच में, बातों बताऊं कि अगर कंटेनर है, ये रूम ही ले लो जिस जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, तो रूम में इस वक्त मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं इधर उधर ऐसे से, तो उनका टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू दिस, वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लेके v rms रैंडम वेलोसिटी, ये सारा का सारा रूम भागना शुरू कर दे, अंदर के मॉलिक्यूल ऐसे ही भाग रहे होंगे, उसके ऊपर जो ऑर्डर्ड वेलोसिटी ऐड ऑन होगी, ऑर्डर्ड वेलोसिटी, उसका कोई मतलब उस पर इंपैक्ट नहीं है। दैट इज द मेन स्टोरी। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो आज मैं शाम तक टेस्ट भी शेयर करना आपसे, तो यस आई विल डू दैट एंड विल मीट। पर आपके डाउट्स कह रहे हो, आप डाउट्स कर लेने हैं अश्नीत का? हाँ जी सर। चलो ठीक है, टेस्ट भी कल हो जाएगा। गुड नाइट, बाय बाय। दमन एंड खुशी, आप भी डाउट कर लेके आओ फिर। यस बोलो। यस सर। ठीक है, चलो कल डिस्कस करते हैं, फिर कल टेस्ट हो जाएगा शाम को। आप इसमें भी अभी सरफेस टेंशन भी कर सकते हो, क्योंकि सेग्रीगेट हो सकता है, यहाँ तक जो भी बुक्स खोलोगे यहाँ के क्वेश्चंस अलग से होंगे, और बाकी मैं फिर आगे कल कराता हूँ, कल खत्म होगा। गुड बाय।